Good afternoon. Today we have to start from section number 11 as per the Indian Evidence Act and section number 9 of the BSA. Okay. Now in these sections, that is from 11 to 16, section number 11 to 16 of the Indian Evidence Act and BSA, a lot of changes are not there. It is just कि illustrations में coins को currency किया है, ये छोटे मोटे ऐसे changes हैं, conceptual changes नहीं है. कंसेप्चुअल चेंजेस आपके एडमिशन में भी नहीं है. सीधा जो कन्फेशन का सेक्शंस हैं उसमें 2 चेंजेस किए हैं जो इम्पोर्टेंट है. अदरवाइज इन सब में इलस्ट्रेशंस में थोड़े बहुत वर्ड्स को चेंज किया है, अदरवाइज और कुछ नहीं किया. ठीक है, अब हम देखते हैं क्या चेंजेस हैं उसमें. सेक्शन 11 जो आपका था इंडियन एविडेंस एक्ट का, जिसको हम रेजिड्यूरी सेक्शन कहते हैं, दैट इज नाउ सेक्शन नंबर 9 ऑफ बीएसए. और यहाँ पर देयर इज नो चेंज इन द सेक्शन, बट इलस्ट्रेशंस में अगर आप देखोगे, इलस्ट्रेशंस जो हैं उसमें कैलकाटा का जो था, कैलकाटा जहां लिखा था उसको चेन्नई कर दिया है, और जहां लाहौर था उसको लद्दाख कर दिया. सिर्फ ये दोनों माइन्यूट चेंजेस आए हैं इसमें, अदरवाइज इसके अलावा कोई और चेंज नहीं है. Only these terms have been changed. The name of the places have been changed. Otherwise, there is no change in this. ये आपका जो लाहौर और लद्दाख वाला है, ये आपका इलस्ट्रेशन ए है. ठीक है, आपका ये इलस्ट्रेशन ए है, और इसमें जो कैलकाटा से जो चेन्नई किया है वो भी इलस्ट्रेशन ए है, बस लाइंस का फर्क है. इट इज इन द फर्स्ट लाइन एंड इट इज इन द सेकेंड लाइन. ये दोनों चीजें आपकी बस इलस्ट्रेशन में प्लेसेस के नाम चेंज किए हैं, अदरवाइज नहीं है कोई चेंज. देन सेक्शन नंबर 12 regarding the damages when the court has to decide the amount of damages to be paid, इसमें भी कोई चेंज नहीं है. और ये आपका सेक्शन नंबर 10 है. Then section number 13 is now 11 without any change. Section number 14 is now section number 12. In this, यहाँ पर भी illustrations में ही change आया है, illustration में change आया, and that too words का change आया. जैसे आप देखोगे जो आपका सेक्शन नंबर 12 है, जो यहाँ पर सेक्शन नंबर 12 है, उसमें द टर्म कॉइन इज रिप्लेस्ड बाय करेंसी. कॉइन इज रिप्लेस्ड बाय करेंसी एंड कैरेज इज रिप्लेस्ड बाय कार्स. जहां पर आपका कॉइन्स था वहां अब करेंसी हो गया है, और जहां पर आपका कैरेज था उसको कार कर दिया. ठीक है, ये आपका इलस्ट्रेशन भी आप देखो तो काउंटरफीट कॉइन था, उसको काउंटरफीट करेंसी कर दिया. ठीक है जी. और जहां आपका टर्म कैरेज यूज्ड था, जहां पर टर्म कैरेज यूज था उसको अब कार्स किया इन्होंने. That is the only change which is there. Otherwise, there is no change. ये आपका illustration N.
आई विल राइट इट इन बोल्ड ऑल्सो, एच ना लगे आपको, ये इलस्ट्रेशन एन है. देन एज रिगार्ड्स सेक्शन नंबर 15 विच इज नाउ सेक्शन 13, जो 15 था अब वो 13 हो गया है. यहाँ पर आपका सेक्शन में कोई चेंज नहीं है, बस इलस्ट्रेशन में चेंज है. ठीक है, वहां पर रुपी इज रिप्लेस्ड बाय करेंसी. इसमें भी सिर्फ इतना ही चेंज है. ठीक है, जहां पर आपका रुपी लिखा था वहां पर अब करेंसी लिखा है. Clause C, illustration C. Sorry, not clause, illustration C. Then, with regard to section 16, section 16 अब section 14 हो गया है, उसमें कोई चेंज नहीं है. ठीक है जी, ये आपका आ गया पार्ट 11 से लेके 16 तक. आप देखेंगे सेक्शंस में कोई चेंज नहीं है. यू विल सी दैट देयर इज नो चेंज इन द सेक्शंस. इट इज जस्ट दैट इन द इलस्ट्रेशंस कैलकाटा से चेन्नई किया है, लाहौर से लद्दाख किया. 10 में कोई चेंज नहीं है, 11 में कोई चेंज नहीं है, 12th में coin is replaced by currency, carriage is replaced by cars, and the illustration I have written B and N. सेक्शन नंबर 15 में जो कि अब 13 है, वो इलस्ट्रेशन जो है C इलस्ट्रेशन में करेंसी है एंड रुपी इज रिप्लेस्ड बाय करेंसी. काउंटरफिट करेंसी कर दिया, पहले काउंटरफिट रुपी लिखा था. सेक्शन 16 में कोई भी चेंज नहीं आया. अब आपका सेक्शन 17, यहां से एडमिशन शुरू होते थे. ठीक है, यहां से पार्ट एडमिशन का शुरू होता था. अब वो 15 है. आपका जो 18 था वो 16, 19, 17 हो गया. आपका जो 20 था वो अब 18 है. 21 जो था वो 19 है और जो 22 था वो 20 है. ठीक है, अब इसमें देखो एडमिशन का जहां डेफिनेशन था उसमें कोई चेंज नहीं है. इसमें एडमिशन की सिर्फ डिफाइंड था एज टू व्हाट इज एन एडमिशन. देयर इज नो चेंज इन दिस वन. ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका 16, इसमें भी कोई चेंज नहीं है. यहाँ पर एडमिशन बाय पार्टी और एजेंट था. देयर इज नो चेंज इन दिस वन ऑल्सो. यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया. ठीक है, फिर यहाँ पर जो 17 है इसमें भी कोई चेंज नहीं है. इट इज एडमिशन बाय persons whose position must be proved against party to suit. इसमें भी कोई चेंज नहीं है. आपका जो 18 था, जो 20 था, अब वो 18 है. दिस वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. ओके, there is no change in 15, 16, 17 and 18. There is no change at all. This was 19 जो था अब 17 है, उसमें कोई चेंज नहीं है. ठीक है, I'll just draw the arrows. ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है यहाँ पर. फिर जो आपका 20 था वो 18 है, जहां पर आप ने पार्टी ने स्पेसिफिकली रेफर किया हो किसी थर्ड पार्टी को. यहाँ पर पार्टी टू द सूट इज एक्सप्रेसली रेफरिंग अ थर्ड पर्सन की आप उससे जाके पूछ लो. देयर इज नो चेंज हेयर ऑल्सो. इन 21 विच इज नाउ 19, इट इज ओनली दैट द टर्म कॉइन इज रिप्लेस्ड बाय करेंसी. टर्म कॉइन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय करेंसी. और इसमें सेक्शन में कोई चेंज नहीं है, बस ये चेंज आएगा, कॉइन इज रिप्लेस्ड बाय करेंसी. देन सेक्शन 22 विच इज नाउ 20, देयर इज नो चेंज. ठीक है,
अच्छा, एक हम इसका एडमिशंस का करते थे, 23 जो है अब वो 21 हो गया है। एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट। ठीक है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, सेक्शन में इसमें भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, और बस आपका ये किया है कि जितने भी हम यहाँ पर टर्म्स यूज करते थे, बैरिस्टर, अटॉर्नी, वकील, इन सब को हटा के टर्म एडवोकेट लिख दिया है। इन सब को हटा के टर्म एडवोकेट कर दिया। तो अगर आप मेजरली इस पार्ट की बात देखो, एडमिशन की देखो, तो एडमिशन में कंसेप्ट में कहीं पर भी कोई चेंज नहीं है। द कंसेप्ट इज सेम। देयर आर ओनली 2 चेंजेस वेयर इन ये कॉइन टर्म को रिप्लेस किया है करेंसी से, और जो आपका सेक्शन नंबर 21 है, अब जो पहले 23 था, वहां पर डिफरेंट टर्म्स यूज किए थे, बैरिस्टर, अटॉर्नी, वकील, अब उन सब को हटा के टर्म एडवोकेट यूज किया है। इसके अलावा यहाँ पर कोई एज सच कंसेप्ट का चेंज नहीं है। ठीक है, फिर एक हम करते थे जो आपका सेक्शन 31 था एविडेंस का, वो हो गया है अब सेक्शन 25। इट इज रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ एडमिशन, दैट एडमिशन जो है आपका वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। एडमिशन जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, बट मे एस्टॉपल की तरह यूज कर सकते हैं, पर कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। इसमें भी कोई चेंज नहीं है। आपका जो सेक्शन 31 था अब सेक्शन 25 है, एज इट इज सेक्शन है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो आप देखो कि एडमिशन का जो एज सच कंसेप्ट है आपका थ्रू आउट, एडमिशन का जो कंसेप्ट है आपका उसमें खास कोई चेंज नहीं किया गया है। एज इट इज कंसेप्ट है, here and there are just 2 changes in the terminology, otherwise अगर आप कंसेप्ट वाइज देखोगे तो कोई चेंज नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कंसेप्ट ऑफ कन्फेशन। आपका आएगा कंसेप्ट ऑफ कन्फेशन। पहले जो आपका कंसेप्ट था कन्फेशन का, वो स्ट्रेच किया था इन्होंने 7 सेक्शंस में, जैसे फ्रॉम 24 till 30 यू हैड दी ये सेक्शंस ऑफ कन्फेशन। कन्फेशन था ना 24 से लेके 30 तक। अब इन्होंने क्या किया, उन सबको इकट्ठा करके जो सेक्शन है वो सिर्फ 3 सेक्शंस बना दिए हैं, 22 से लेके 24 तक। ठीक है, 22, 23, 24 सिर्फ 3 सेक्शंस हैं जो कन्फेशन के हैं। अच्छा, अब इसमें क्या कंसेप्चुअल चेंज है? एक कंसेप्चुअल चेंज ये है कि जो हम सेक्शन 24 जो था आपका एविडेंस का, उसमें हम पढ़ते थे आपका कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। ये तीन चीजें थी, कन्फेशन बाय, आपका इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। अब इन्होंने इसमें कोअर्जन भी ऐड कर दिया कि अगर आपका जो कन्फेशन है वो फ्री नहीं है, आप वॉलेंटरली नहीं दे रहे हो, आप किसी रीजन की वजह से देते हो, तो वो एडमिसिबल नहीं माना जाता, वो इररेलेवेंट है। अब इसमें यहाँ पर टर्म कोअर्जन भी ऐड कर दिया। एक तो ये चेंज किया। The other change is that in section 30 of the evidence हम ये करते थे कि अगर आपका जॉइंट ट्रायल है, ठीक है, तो 2 अक्यूज्ड हैं, एक ने जो स्टेटमेंट दी, द कोर्ट में कंसिडर द स्टेटमेंट अगेंस्ट द अदर पर्सन। मतलब जॉइंट ट्रायल चल रहा है, उसमें ए ने कहा बी और मैंने सी को मार दिया। ठीक है, उसने कहा बी और सी को, मैंने और बी कहता है मैंने और ए ने, हम दोनों ने मिलकर सी को मार दिया। ठीक है, तो ये जो आपका जो स्टेटमेंट है दूसरे के लिए, इसको कोर्ट कंसिडर करता था। आपको अक्यूज्ड हैं, आपने जो कहा वो कोर्ट के ऊपर मस्ट नहीं है, द टर्म मे कंसिडर वाज देयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पर। ये कंसिडरेशन था हमारा कि जो आपका जो ट्रायल है वो सेम ऑफेंस के लिए होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें इन्होंने ये ऐड किया है कि आपका अगर जो वो है जैसे को अक्यूज्ड है, अगर वो एब्सकॉन्ड कर जाता है, तो भी आप उसके खिलाफ ट्रायल चलता रहेगा, जबकि पहले ये नहीं होता था।
पहले ये होता था कि अगर दो अक्यूज्ड हैं, एक एब्सकॉन्ड कर गया तो जो ट्रायल है वो उसी के खिलाफ चलता है जिसकी पेशी हो रही है। जो एब्सकॉन्ड कर गया वो कर गया। लेकिन अब ऐसा नहीं किया इन्होंने। अब इन्होंने ये प्रोविजन में चेंज कर दिया है, बीएनएसएस में भी चेंज आया है। तो ये दो मेजर चेंजेस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं दोनों। इसको मैं प्रॉपरली वन आफ्टर दी अदर पहले आपको समझा देती हूँ कि कंसेप्ट में क्या चेंज आया है और सेक्शन नंबर्स में क्या चेंजेस आए हैं। देखो, हम करते थे कंसेप्ट ऑफ कन्फेशन, ठीक है। हमने किया कन्फेशन 24 से लेके 30 तक इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक है। और अब हम ये कर रहे हैं 22 से 24 आपका बीएसए में। बीएसए में ये है 22 से लेके 24 तक। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो आपका सेक्शन नंबर 24 था, अब वो सेक्शन नंबर 22 क्लॉज 1 है, ठीक है। अब ये क्लॉजेज में आ गया। तो मैं आपको ये समझा रही थी कि ये था कि अगर जो कन्फेशन है, ठीक है, आपने जो भी अपना गिल्ट कबूला है अक्यूज ने, वो अगर बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट से है या फिर प्रॉमिस से है, ठीक है, वो इररेलेवेंट होता था। आपका जो भी कन्फेशन है इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस से, वो इररेलेवेंट होता था। वो अभी भी इररेलेवेंट ही है। ये कह रहे हैं कि हम उसको अभी भी मान्यता नहीं देते, वो अभी भी इररेलेवेंट है, ठीक है। क्योंकि आपने अपनी मर्जी से नहीं दिया, किसी ने आपको मजबूर कर दिया वो कन्फेस करने के लिए, गिल्ट कबूलने के लिए, ठीक है, गिल्ट को कन्फेस करने के लिए। इंड्यूसमेंट का मतलब है किसी ने आपको मजबूर किया, थ्रेट का मतलब है कि आपको डराया धमकाया या फिर आपको कोई प्रॉमिस दिया, ठीक है। जब इसका आप लेटर पार्ट ऑफ द सेक्शन देखोगे तो उसमें लिखा है कि अगर आप इनमें से लेते, इन तीनों की वजह से किसी का कन्फेशन लेते हो, ठीक है, और दूसरे बंदे के दिमाग में, जो अक्यूज है उसके दिमाग में कहीं पर ये इंप्रेशन है कि उसको कोई एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है, उसको कोई फायदा हो जाएगा, या फिर वो अवॉइड कर देगा, या फिर वो अवॉइड कर देगा कोई ईवल ऑफ टेम्पोरल नेचर, ठीक है जी। आपने उससे कहा कि भाई ये मुझे जो है, तू जो भी अपने खिलाफ कहना चाहता है तू मुझे अपना बयान दे दे, ठीक है, और मैं तेरी जो सजा है उसको कम करवा दूंगा, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये अलाउड नहीं थी, ये इररेलेवेंट है। जो स्टेटमेंट ऐसे ली जाती है वो इररेलेवेंट है, उसको हम नहीं दर्ज करते, उसको हम मान्यता नहीं देते, ठीक है जी। अब जो चीज ऐड करी है, अब जो बीएसए में ऐड किया इन्होंने, ये सारी चीजें हैं अभी भी। एक चीज इन्होंने और ऐड कर दी कि अगर आपने जो बयान है वो कोअर्जन से लिया, आपने बयान कोअर्जन की वजह से लिया, तो वो भी इररेलेवेंट होगा, ठीक है। अगर आपने बयान कोअर्जन की वजह से लिया तो वो भी इररेलेवेंट है। अब कोअर्जन क्या है? कोअर्जन जो है वो डिफाइंड नहीं है बीएनएस में, ठीक है। कोअर्जन जो है वो बीएनएस में डिफाइंड नहीं है, लेकिन कोअर्जन का जो कंसेप्ट है वो आप पढ़ते हो, आप कोअर्जन का कंसेप्ट पढ़ते हो अपना कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है जी। अब कोअर्जन क्या है इन कॉन्ट्रैक्ट? इसमें है, देखो, अगर आप कोअर्जन का कंसेप्ट देखोगे तो आपके ये आता है कॉन्ट्रैक्ट में, और दूसरा इसको आप देख सकते हो फ्रॉम द टर्म ड्यूरेस। इंडिया में नहीं हम यूज करते हैं ये वाला टर्म, लेकिन इसमें है कि आप किसी को थ्रेट से या फिर फोर्स से आप उससे कोई काम करवा रहे हो, ठीक है। यू आर यूजिंग थ्रेट और फोर्स एंड यू आर मेकिंग समबडी डू समथिंग जो कि वो अदरवाइज नहीं करता। अगर आप उसको
थ्रेट नहीं देते या फोर्स यूज नहीं करते तो वो ये काम नहीं करता। ठीक है जी। अब जो चीज, जो कोअर्जन हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, जो कोअर्जन हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि आपसे कहा गया कि या तो आप कमिट करो या फिर थ्रेट दिया आपको टू कमिट कोई भी एक्ट जो कि आईपीसी में फॉरबिडन है। ठीक है, थ्रेट, सॉरी, कमिटिंग और थ्रेट टू कमिट एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस और विच इज फॉरबिडन इन आईपीसी, या फिर अनलॉफुली आपकी प्रॉपर्टी जो है वो डिटेन करना। ठीक है, ताकि कोई अग्रीमेंट कर ले आपके साथ, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट है। so that the person would enter into a contract with or agreement with you. I'm saying अब जो coercion का कंसेप्ट है ये नया इंट्रोड्यूस किया है बीएसए में, इसकी कहीं डेफिनेशन नहीं है बीएनएस में हमारे पास, हम कॉन्ट्रैक्ट से इसकी डेफिनेशन निकालते हैं और इंग्लिश टर्म जो ड्यूरेस है वो ये मीनिंग है। इसमें हम कह रहे हैं you are either using, you are threatening the person or you are using force। ठीक है, और उस फोर्स से यू आर मेकिंग somebody do something, आप किसी से कुछ करवा रहे हो जो वो अदरवाइज नहीं करता। ये सिंपल जनरल इंग्लिश मीनिंग है। अगर आप इसका कॉन्ट्रैक्ट में मीनिंग ढूंढोगे तो ये कह रहा है यू आर आस्किंग somebody to commit or you are threatening somebody to commit an act which is forbidden in IPC, now in BNS, okay, or you are unlawfully detaining the property of the person or you are threatening that your property would be detained else you enter into an agreement। आप मेरे को ये बयान दे दो, नहीं तो मैं आपके खिलाफ कोई एक ऐसा ऑफेंस कर दूंगा जो कि आईपीसी में फॉरबिडन है। जैसे इसका पहले एग्जाम्पल हम देते थे आपका थ्रेट ऑफ कमिटिंग सुसाइड, ये आईपीसी में पहले ऑफेंस था। ठीक है, किसी को थ्रेटन करना कि भाई या तो जो मैं कह रहा हूं वो कर दे, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ठीक है, ये जो था ये पहले का एग्जाम्पल था, लेकिन क्योंकि अब बीएनएस में अटेम्प्ट टू सुसाइड इज नॉट एन ऑफेंस, नाउ इट इज नॉट द एग्जाम्पल। अटेम्प्ट टू सुसाइड इज नॉट एन ऑफेंस यहां पर। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऐड हुआ है कि अगर आपका जो आपने जो स्टेटमेंट लिया वो थ्रेट से लिया, इंड्यूसमेंट से लिया या प्रॉमिस से लिया या फिर अब कोअर्जन से लिया, तो हम उसको मान्यता नहीं देंगे, वो आपका बीएसए में इररेलेवेंट स्टेटमेंट रहेगी। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। नाउ आई वुड लाइक टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। Now the next thing, the next change which is there is regarding the concept of section 30 जो कि आपका अब section 24 में है। इसके बाद अब मैं आपको धीरे धीरे वो सेक्शंस बताती हूँ जहां पर सेक्शन नंबर चेंज हुए हैं लेकिन कंसेप्चुअल चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि देखो हमने यहां पर अभी तक किया, यहां पर हमने अभी तक किया कि सेक्शन 24 जो था अब वो 22(1) हो गया। सेक्शन 24 जो था वो 22 क्लॉज 1 हो गया। अब देखो कि जो आपका सेक्शन नंबर 28 था वो अब प्रोवाइजो हो गया है, वो प्रोवाइजो हो गया है। फर्स्ट प्रोवाइजो है सेक्शन नंबर 22 का, फर्स्ट प्रोवाइजो है सेक्शन नंबर 22 का, और इसमें कोई चेंज नहीं है। अब सेक्शन 28 क्या था आपका? सेक्शन 28 था आपका ये कि अगर आपने कोई कन्फेशन दिया आफ्टर रिमूवल ऑफ इंड्यूसमेंट, ठीक है, जैसे इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस,
ये सारी चीजें हट गई आपकी, ठीक है, ये सारी चीजें हट गई आपकी। और उसके बाद आपने अगर कोई कन्फेशन दिया तो मान्यता देते हैं। हमने जो चीज हटाई है, ठीक है, अब यहाँ पर कोअर्जन भी है, ठीक है, हमने जो चीज हटाई है, मतलब हम किस चीज को इरेलीवेंट मान रहे थे, अगर आपका जो कन्फेशन है वो वॉलेंटरली नहीं है, वो या तो इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस या कोअर्जन की वजह से है, तब हम उसको इरेलीवेंट मानते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीजें हट जाती हैं, अगर आपके ऊपर ना कोई इंड्यूसमेंट है, किसी ने जबरदस्ती नहीं लिया, डराया धमकाया नहीं है, कोई आपसे प्रॉमिस नहीं किया, किसी चीज का ऑफेंस आपको डरा के धमका के नहीं करवाते वो, तो जो आपका कन्फेशन है यहाँ पर, ठीक है, जो आपका कन्फेशन है यहाँ पर, उसकी रेलिवेंसी हो जाती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इन चीजों के बिना कोई स्टेटमेंट देते हो, मतलब कोई अगर आप कन्फेशन देते हो, तो वो रेलिवेंट है। जब तक इनमें से कोई परेशानी वाली बात थी, जब तक वॉलंटरली नहीं था, तब तक वो कन्फेशन अलाउड नहीं था, उसके बाद कन्फेशन अलाउ कर दिया। उसके बाद जो आपका सेक्शन नंबर 29 था, जो सेक्शन नंबर 29 था, वो अब सेकंड प्रोवाइजो हो गया। सेक्शन नंबर 29 इज नाउ सेकंड प्रोवाइजो। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने कोई कन्फेशन लिया, अगर आपने कोई कन्फेशन लिया, वो प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी की वजह से इररेलेवेंट नहीं हो जाएगा, प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी की वजह से इररेलेवेंट नहीं होता। इसका मतलब है कि हमारा जो आपका स्टेटमेंट्स हैं, इनको हम कहते हैं स्टेटमेंट्स विदाउट प्रेजुडिस। स्टेटमेंट विदाउट प्रेजुडिस, इसका मतलब ये है कि आपने कोई बयान दिया, ठीक है, वो बयान अदरवाइज रेलिवेंट होता, वो सिर्फ इसलिए इररेलेवेंट नहीं हो जाएगा क्योंकि प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी है। प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी का मतलब है कि आप ये कहते हो कि आपको जो भी कहना है आप मुझे वो बता दो और मैं किसी को जाके रिवील नहीं करूंगा, वो प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी है। क्रिमिनल लॉ में प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी नहीं चलता, सिविल लॉ में चलता है। क्रिमिनल लॉ में प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी का कंसेप्ट नहीं होता। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी में कहकर कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, या फिर जब वो बंदा इंटॉक्सिकेटेड है, वो ड्रंक्ड है, ठीक है, और वो तब आपको कोई स्टेटमेंट देता है, वो इररेलेवेंट नहीं कंसिडर की जाती हैं, उसकी रेलिवेंसी होती है हमारे लॉ ऑफ एविडेंस में, ठीक है। ये यहां तक था आपका जो सेक्शन नंबर 22 है, जिसके सारे प्रोवाइजोज, 2 प्रोवाइजोज हैं और इसमें एक क्लॉज है, वो हमने अभी तक यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 25, 26 एंड 27। सेक्शन नंबर 25, 26 एंड 27। इसमें सेक्शन 25, 26, 27 में हम क्या करते थे, हम डिस्कस करते थे कि भाई अगर पुलिस वाले को कोई बयान दिया है, कन्फेशन दिया है, तो वो इररेलेवेंट है। अगर आपने उसकी कस्टडी में दिया है, उसकी प्रेजेंस में, तो वो इररेलेवेंट है, ठीक है। तीसरा ये है कि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहले सेक्शन 27 होता था, अब वो सेक्शन 23 का प्रोवाइजो हो गया है। और एग्जाम के लिए वैसे तो दी एंटायर कंसेप्ट ऑफ कन्फेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है, आपके मेंस में एडमिशन और कन्फेशन में डिफरेंस आ सकता है। और जो आपका ये डिस्कवरी ऑफ डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट का जो कंसेप्ट है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की, मेंस में भी इसकी बहुत ज्यादा संभावना होती है, ठीक है। तो अब इनमें ये क्या कह रहे हैं, कन्फेशन क्या पुलिस वाले को जो दी गई है, वो क्या किसी भी केस में रेलिवेंट हो सकती है। जनरली आपका जो स्टेटमेंट हम पुलिस वाले को देते हैं वो इररेलेवेंट है, ठीक है। लेकिन अगर उस स्टेटमेंट से कोई डिस्कवरी ऑफ फैक्ट होता है, अगर हम कोई फैक्ट डिस्कवर करते हैं फ्रॉम द अक्यूज्ड ऑफ द नॉलेज, अगर अक्यूज्ड ने हमारे को कोई फैक्ट बताया कि भाई मैंने ये ऑफेंस किया, मैंने ये ऑफेंस किया, ये आपका कन्फेशन है, ये एडमिसिबल नहीं है। क्या चीज एडमिसिबल है, मैंने मर्डर किया और मैंने लाश यहां पर छुपाई और मर्डर वेपन मैंने वहां फेंक दिया, तो ये जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कवरी ऑफ फैक्ट होता है, ठीक है। मैं अब आपको इसको लिख के बताती हूँ कि कन्फेशन का क्या पार्ट है और डिस्कवरी का क्या पार्ट है। वैसे एज सच इसमें कोई चेंज नहीं आया है, बट क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ।
देखो ये हमने अभी तक किया कन्फेशन का फर्स्ट पार्ट, अब हम करेंगे जब हम कन्फेशन पुलिस वाले को देते हैं। सी नाउ सेक्शन 25 आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का, ठीक है, इट वाज अबाउट द कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, इसकी हेडिंग में लिखा था नॉट टू बी प्रूव्ड। सबसे पहले तो ये नॉट टू बी प्रूव्ड जो है इसको एक्सक्लूड कर दिया इन्होंने, ठीक है, इसको एक्सक्लूड कर दिया। अच्छा, अब जो ये है आपके सेक्शन 23 का क्लॉज 1 हो गया है, सेक्शन 23 का क्लॉज 1 है, इसके अलावा इसमें कोई भी चेंज नहीं किया, ठीक है, सिर्फ हेडिंग से ये हटा दिया इन्होंने कहीं कहीं पर ना, ये बीएनएस में और एविडेंस में ये चेंजेस किए हैं कि कहीं पर एविडेंस में आपके उसमें जो आपका टाइटल है, जो हेडिंग है, उसमें से कुछ हटा दिया, कुछ कहीं कुछ ऐड कर लिया, लेकिन जो आपका मेन कंटेंट है, ठीक है जी, जो आपका मेन कंटेंट है कंसेप्चुअली उसमें कोई चेंज नहीं है, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है। जो कन्फेशन हम पुलिस वाले को देते थे वो पहले भी इररेलेवेंट था, आज भी इररेलेवेंट है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। फिर आप ये देखो जो नेक्स्ट चीज है आपका जो सेक्शन नंबर 26 था एविडेंस का, वो अब सेक्शन 23 क्लॉज 2 है, सेक्शन 23 क्लॉज 2 है, जिसमें आता है आपका कन्फेशन बाय अक्यूज्ड, कन्फेशन बाय अक्यूज्ड इन कस्टडी, इन पुलिस कस्टडी, बट इन immediate presence of magistrate shall be proved against him। देखो अब इसमें क्या है, देखो दो चीजें हैं, कन्फेशन अगर वो देता सिर्फ कस्टडी में, ठीक है, पुलिस कस्टडी में अगर उसने कन्फेशन दी होती तो वो इररेलेवेंट है, ठीक है, तो वो इररेलेवेंट है। लेकिन क्योंकि यहां पर एक ये स्पेशल फैक्ट आ गया कि आपने उसने जो बयान दिया वो मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में दिया, वो हम उसके खिलाफ प्रूव कर सकते हैं, भले ही वो कस्टडी में है, लेकिन क्योंकि मजिस्ट्रेट प्रेजेंट है वो हम उसके खिलाफ यूज कर सकते हैं। अगर ये मजिस्ट्रेट प्रेजेंट नहीं होता और वो पुलिस की कस्टडी उसके कंट्रोल में ही है तो वो इररेलेवेंट ही रहता है, लेकिन सिर्फ इस फैक्ट के ऐड होने से जो इररेलेवेंट चीज हो जाती है अब वो रेलेवेंट बन जाती है, ठीक है। फिर जो थर्ड आपका चीज है इसमें जो आपका सेक्शन नंबर 27 था डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, बेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कन्फेशन का, the most important part। I would suggest you to read the entire concept of confession, be it PT, be it मेंस, कुछ भी आए, किसी भी स्टेट का आए, कन्फेशन, एडमिशन, और एडमिशन का वो वाला पार्ट जहां पर आपसे सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, एडमिशन में जहां सेल्फ सर्विंग की बात आती है, क्योंकि सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट जो है आपकी, ठीक है, जो सेल्फ सर्विंग एडमिशंस हैं वो सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में एडमिसिबल है, वो रेलिवेंट है, अदरवाइज सेल्फ सर्विंग नहीं होते, सेल्फ हार्मिंग होते हैं। जैसे कन्फेशन में इनकल्पेटरी एक्सकल्पेटरी होता है, ऐसे एडमिशन में सेल्फ सर्विंग सेल्फ हार्मिंग है। उसका जो एक्सेप्शंस हैं कब सेल्फ सर्विंग हम एडमिसिबल करते हैं, दैट पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, मेंस पीटी दोनों के लिए, ठीक है। उसके जो 3 क्लॉजेज हैं उसको पेपर में दिया जाता है पीटी में, और 1/4 कोई गलत क्लॉज होगा, ठीक है, या फिर एक नई चीज ऐड करके वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो इन दैट केस आपको वो ध्यान रखना है कि आपका वो पीटी हो चाहे मेंस हो, एडमिशन का वो वाला पार्ट और कन्फेशन थ्रू आउट सारा इंपॉर्टेंट है, और जो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट वाला पार्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस डिस्कवरी ऑफ फैक्ट में क्या होता है, देखो जो यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है, पहले सेक्शन नंबर 27 था, अब वो है 27 था, अब जो है वो है प्रोवाइजो टू सेक्शन 23, अब वो है प्रोवाइजो टू सेक्शन नंबर 23। बाकी जो कंसेप्ट है, बाकी जो
कंसेप्ट है उसमें कोई भी चेंज नहीं है, अदरवाइज इट इज कंप्लीटली सेम, अदरवाइज इट इज कंप्लीटली सेम। यहां पर देर इज नो चेंज बट द कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। सिर्फ उतना पार्ट कन्फेशन का, जैसे इसमें क्या करते हैं, आपकी जो पूरी स्टेटमेंट होती है, जो कन्फेशनल स्टेटमेंट होती है, उसको डिवाइड किया जाता है पार्ट्स में, ठीक है, उसको डिवाइड करते हैं ये पार्ट्स में। जैसे ए इज सेइंग बी एंड आई किल्ड सी, बी ने और मैंने, ये जो आई मैंने यहां लिखा है ये ए ही है, ठीक है, मैंने और बी ने सी को मार दिया, ये कन्फेशन है, ये इररेलेवेंट है। आओ मैं बताता हूं कहां पर लाश है, डेड बॉडी, ठीक है। फिर उसने बताया आओ देखो वेपन कहां छुपाया, ठीक है। उसके बाद वो बाकी की स्टेटमेंट देता है कि भाई वेपन छुपाने के बाद हम दोनों का लेट्स से जो फोन है, ठीक है, जो फोन है वो मैंने एक एक्स जगह की प्लेस पे छुपा रखा है। अब इसमें से आपका जो ये कन्फेशनल पार्ट है, मैंने मारा, मैंने और बी ने मारा, ये इनएडमिसिबल है, ठीक है जी, ये इनएडमिसिबल है क्योंकि ये आपकी कन्फेशन है जो कि आपने पुलिस वाले को दी। लेकिन इसमें क्या चीज एडमिसिबल है, इसमें ये चीज एडमिसिबल है कि डेड बॉडी कहां पर है, वेपन कहां पर है, या फिर मैंने अपना फोन कहां छुपाया, क्योंकि ये हमारे को नॉलेज ऑफ द अक्यूज्ड मिल रही है। आपका क्या पार्ट है ट्रांजैक्शन में, उससे हमारे को नॉलेज मिलती है, ठीक है, हमारे को नॉलेज, अक्यूज की नॉलेज से जब हम ये डिस्कवर करते हैं तो ये आपका सेक्शन 27 में और अब इस प्रोवाइजो में इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस यहां पर लाई करती है, ठीक है जी। ये आपका जो सेक्शन 27 की इंपॉर्टेंस थी ये मैंने आपको यहां पर बता दी, ठीक है। अब इसमें कन्फेशन के कंसेप्ट में एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कन्फेशन के कंसेप्ट में एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई, आपके सेक्शन 30 में थी इंडियन एविडेंस एक्ट में, और अब वो सेक्शन 24 में है। पहले सेक्शन 30 में थी, अब सेक्शन 24 में है, जहां पर बयान दिया जा रहा है, ठीक है, जहां पर बयान दिया जा रहा है कि हमने क्या किया। जैसे आपका जो पहले सेक्शन 30 था अब वो सेक्शन 24 है, पहले तो, ठीक है, सेक्शन नंबर जो चेंज हुआ है वो ये हुआ। उसमें वो ये कह रहा है कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस। ए और बी सी के मर्डर के लिए अंडर ट्रायल है, ठीक है, इनका जॉइंट ट्रायल होना चाहिए और सेम ऑफेंस के लिए होना चाहिए, आपका ऑफेंस सेम होना चाहिए और जॉइंट ट्रायल होना चाहिए, ठीक है जी। तो पहले इसमें क्या था, पहले इसमें ये करते थे कि जब ए ने ये बयान दिया कि मैंने लेट्स से ए और बी हम दोनों ने जाके सी को मार दिया, सी एनसर्कल्ड है, जो डिसीज्ड होता है लॉ में हम उसको एक्सप्लेन करते टाइम उसको हम एनसर्कल कर देते हैं, ठीक है जी। अब ये हमारा डिसीज्ड हो गया, तो मैंने और इसने हम दोनों ने उसको मार दिया, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि अब जो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 आई है सेक्शन की, जो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 आई है इस सेक्शन की, उसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो बयान है आपका ये इंपॉर्टेंस इसको हमने दे दी। पहले हम इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, इन द सेंस कि जो इसका एक्सप्लेनेशन है आपका सेक्शन जो 2 एक्सप्लेनेशन है वहां पर वो ये कह रहे हैं कि अगर ये भाग भी गया, मैंने और बी ने सी को मारा, ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जब ये किया और ये सपोजिंगली ए ने बयान दिया और बी एब्सकॉन्ड कर गया, तो जो ट्रायल था वो सिर्फ अगेंस्ट ए चलता था, क्योंकि ये एब्सकॉन्डर था, अक्यूज की प्रेजेंट ट्रायल पे होनी जरूरी है, तो अगर ये एब्सकॉन्ड कर गया तो ट्रायल इसके अगेंस्ट नहीं माना जाता था। लेकिन अब वो कंसेप्ट इन्होंने हटा दिया, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर
जो ट्रायल है, ठीक है, जो ट्रायल है वो चल रहा है हमारा, लेट्स से इन एब्सेंस ऑफ बी, इन एब्सेंस ऑफ बी ट्रायल चल रहा है, वो एब्सकॉन्ड कर गया, ठीक है, वो एब्सकॉन्ड कर गया, या फिर जो आपका बीएनएसएस का सेक्शन 84 का, बीएनएसएस का सेक्शन 84 जो है उसका प्रोक्लमेशन उसके खिलाफ इशू हो चुका है, प्रोक्लमेशन इशू हो गया, तो अब हम इसको जॉइंट ट्रायल मान के कंसिडर करके उस ट्रायल को चला देंगे और जो भी जजमेंट आएगी वो बी के लिए भी एप्लीकेबल होगी, वो बी के लिए भी एप्लीकेबल होगी। आप एब्सकॉन्ड कर गए इसका मतलब ये नहीं कि आपके खिलाफ अब ट्रायल नहीं चलेगा। आई विल रिपीट दिस अगेन, मैं यहां पर ये कह रही हूं कि जो आपका सेक्शन 30 था अब वो सेक्शन 24 है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ए और बी कह रहा है कि हमने भाई सी को मारा, तो यहां पर एक पॉइंट ये है, ठीक है, आपको ये देखना है, पहले तो ये बस हमेशा ये ध्यान रखना कि यहाँ पर टर्म में लिखा है सेक्शन में, तो ए का जो बयान है वो दूसरे के लिए कोर्ट में कंसिडर करता है, मतलब हो सकता है कि भाई तुम्हारा को अक्यूज्ड है, तुम उसको कहीं फंसा दो, कहीं जितनी उसकी पार्टिसिपेशन है उससे ज्यादा तुम उसको रोल उसका बताओ, तो वो ये कहते हैं कि ठीक है भाई, तू जो भी बयान दे रहा है अपने और दूसरे के खिलाफ हम उसको कंसिडर करेंगे, लेकिन हम सिर्फ तेरे बयान पे रिलाई नहीं करते, तो वो कहता है द कोर्ट में कंसिडर, तेरे को जो भी बयान देना है तू दे, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि मैंने और बी ने सी को मारा, तो वो कहता है सबसे पहले तो ये जॉइंट ट्रायल होना चाहिए और ये सेम ऑफेंस के लिए होना चाहिए, तब हम तेरी स्टेटमेंट को कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद पहले क्या होता था, आई एम टेलिंग यू, इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या होता था कि ए ने कहा कि मैंने और बी ने सी को मार दिया, ठीक है, और यहां पर बी जो है वो एब्सकॉन्ड कर गया, ठीक है, तो जो ट्रायल है वो सिर्फ ए के खिलाफ चलता था, क्योंकि बी भागा हुआ है, जब तक ये प्रेजेंट नहीं होगा इसकी प्रेजेंस के बिना हम ट्रायल इसके खिलाफ नहीं चला सकते थे। लेकिन अब इन्होंने बीएसए में ये कर दिया, बीएसए में एक ये मेजर चेंज आया है कि अगर ट्रायल हो रहा है एक से ज्यादा बंदे का, ठीक है, और उसको हमने किया इसकी एब्सेंस में भी, तू तेरे को भागना है तू भाग जा, ठीक है, तेरे खिलाफ प्रोक्लेमेशन इशू हो गया है बीएनएसएस में 84 में, आप फिर भी पेश नहीं हो रहे, ले तो हम इसको एज जॉइंट ट्रायल चला देंगे, इट शैल बी डीम्ड टू बी अ जॉइंट ट्रायल, अब ये आपके खिलाफ मतलब बी के खिलाफ भी ये ट्रायल माना जाएगा, ठीक है। दिस वॉज रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ कन्फेशन, ये दो मेजर चेंजेस आए हैं कन्फेशन में, अदरवाइज इसके खिलाफ सॉरी इसके अलावा आपका कन्फेशन में कोई कुछ खास चेंज आया नहीं है, लेकिन ये जो आया है ये अपने आप में खास बना देता है इसको, ठीक है जी, ये अपने आप में इसको खास बना देता है। अच्छा, अब हमने किया 30 तक, 31 तक आपका एडमिशन कन्फेशन सब खत्म हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपका आता है उसके बाद वो है आपका सेक्शन नंबर 32, और स्पेसिफिकली जो एविडेंस का सेक्शन नंबर 32 क्लॉज 1 था, डाइंग डिक्लेरेशन वाला, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वी हैव लैंडमार्क जजमेंट्स ऑन दिस एक्सपेक्टेड इन बोथ द पीटी एंड मेंस, ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन वाला अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसमें भी चेंज आया है, छोटा सा चेंज है, आपका जो इलस्ट्रेशन है उसके वर्डिंग्स चेंज हुए हैं, अदरवाइज कुछ चेंज नहीं है, ठीक है, अदरवाइज कुछ चेंज नहीं है। एक बार अब हम लास्ट में इसको मैं यहाँ पर खत्म करूंगी, आपका डाइंग डिक्लेरेशन सॉरी जो आपका सेक्शन नंबर 32 था उसमें क्या चेंज है, उसके बाद हम इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। अब आपका जो कंसेप्ट है सेक्शन नंबर 32 विच इज नाउ सेक्शन नंबर 26 ऑफ बीएसए, जो 32 था अब वो बीएसए का 26 है। अब वो ये कह रहा है इसमें क्या होता है, इसका जो मेन आपका जो सेक्शन है वो ये कहता है वो केसेस जिसमें हम स्टेटमेंट नहीं ले सकते, इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट by person who is dead or
कैन नॉट बी फाउंड, या फिर वो सब्जेक्ट नहीं है हमारे कोड का। इस एक रेलिवेंट फैक्ट है जो कि उस बंदे की स्टेटमेंट है जो जिसकी बेसिकली प्रेजेंस नहीं होती। सेक्शन जो 26 है अब उस उन लोगों को लगता है जिनकी प्रेजेंस नहीं है, मतलब जो एब्सेंट है, नॉट प्रेजेंट वाले केसेस हैं ये, नॉट प्रेजेंट, ठीक है। और हम उसकी प्रेजेंस को हम ला भी नहीं सकते, ठीक है, या तो बहुत टाइम लग जाएगा या फिर वो है ही नहीं लाने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम करते थे कि जो आपका 32 क्लॉज 1 था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। 32 क्लॉज 1 था वो इंपॉर्टेंट है, एज इट इज है अभी भी सारे सेम क्लॉजेज ही हैं, बस जैसे जो 32 का 1 to 8 था अब इन्होंने बस उसको ABCD में कर दिया है और अब वो A to H हो गया है, अदरवाइज इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। यहां पर आपका कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं आया। क्या चेंज आया है आपका? इलस्ट्रेशन में। बेटा ये पेपर के लिए करना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, स्पेसिफिकली 26 क्लॉज A, द कंसेप्ट ऑफ DD डाइंग डिक्लेरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। अच्छा, अब चेंज क्या आया इसके इलस्ट्रेशन में? इसके इलस्ट्रेशन में ये चेंज आया है कि रेविश्ड टर्म लिखा था एक जगह, उसको रेप कर दिया है, और जहां बनिया लिखा था उसको बिजनेस कर दिया, ठीक है, ये किया इन्होंने। अब इसको देखो कि इसकी इलस्ट्रेशंस कौन सी हैं। वो ये है इसकी इलस्ट्रेशन A, ठीक है, और आपका जो ये है बनिया वाला वो है J पार्ट, इलस्ट्रेशन J, ठीक है। अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि A वॉज मर्डर्ड बाय B, या फिर A की जो डेथ है वो उस इंजरीज की वजह से हुई, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि इस इलस्ट्रेशन में ये है कि A जो है उसकी डेथ मतलब उसका मर्डर हुआ, A वॉज मर्डर्ड, या फिर उस इंजरीज से हुई वेरिन विच वॉज बिकॉज शी वॉज रेप्ड, ठीक है। यहां पर टर्म रेविश्ड लिखा था, अब उसको रेविश्ड को हटा के रेप कर दिया, ठीक है, ये एक चेंज किया। फिर उन्होंने दूसरा चेंज ये किया कि यहां पर J में, ठीक है, J में दे आर आस्किंग कि सपोजिंगली वो ये पूछ रहे हैं कि कोई भी ग्रेन है, ठीक है, उसका प्राइस क्या है, ठीक है। नाउ वॉट एवर वुड बी सेड बाय दिस बनिया, ठीक है, जो कि डिसीज्ड है, मतलब दैट इज नॉट सर्वाइविंग, ये सेक्शन ही उसी को लग रहा है जो कि प्रेजेंट नहीं है, दैट इज डिसीज्ड। तो ये जो बनिया था इसको इन्होंने कर दिया है बाय अ डिसीज्ड बिजनेस पर्सन, इन्होंने कर दिया बाय अ डिसीज्ड बिजनेस पर्सन। अगर उसने ऑर्डिनरली कुछ कहा, अगर उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ कहा कि भाई इस ग्रेन का प्राइस इस दिन पर ये है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट होती है या फिर वो रेलिवेंट होती है। आई एम रिपीटिंग दिस पार्ट अगेन, मैं ये कह रही हूं आपको कि जो सेक्शन नंबर 32 था वो एक पैराग्राफ से शुरू होता है, ठीक है, वो इस पैराग्राफ से शुरू होता है। अब वो सेक्शन नंबर 26 है। पैराग्राफ में बेसिकली आपका यही लिखा है कि वो लोग जो कि इनकेपेबल है आने के बाय द रीजन ऑफ लेट्स से डेड, है ही नहीं कि वो कोर्ट में पेश करें, तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी होती है मरने से पहले वो इंपॉर्टेंट है, या फिर वो एविडेंस नहीं दे सकते, या फिर डिले होगा, या फिर एक्सपेंसेस लगेंगे उनके आने में, तो उनकी एब्सेंस में हम लोग स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। आपका जो कंसेप्चुअल चेंज है वो कुछ भी नहीं है, कोई कंसेप्ट में चेंज नहीं आया, सेम है। आपका 26 से डाइंग डिक्लेरेशन है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। जो पहले क्लॉज 1 से लेके 8 में था अब वो A से लेके H तक है, अदरवाइज कोई चेंज नहीं है। इलस्ट्रेशंस में टर्म ऐड हुए हैं वेरिन इट वाज रेविज्ड इन इंडियन एविडेंस एक्ट, नाउ इट इज द टर्म रेप दैट हैज बीन यूज्ड इन इलस्ट्रेशन A। आपका जो इलस्ट्रेशन J है उसमें टर्म पहले बनिया लिखा था, अब वो डिसीज्ड बिजनेस पर्सन कर दिया, जहां पर वो ये बोल रहे हैं कि अगर इन्होंने कोई स्टेटमेंट दी, ठीक है, इन्होंने कहा कि ग्रेन का क्या प्राइस है, और इन्होंने इनकी जो स्टेटमेंट थी दिस डिसीज्ड पर्सन स्टेटमेंट वो रेलिवेंट है, ठीक है।
वो रेलिवेंट है, दैट इज इट। अदरवाइज आपका जो कंसेप्ट है एज सच सेक्शन नंबर 32 का, उसमें कोई चेंज नहीं है। देन योर सेक्शन नंबर 33 विच इज नाउ सेक्शन नंबर 27। अब सेक्शन नंबर 27 है जिसमें हम करते थे रेलिवेंसी ऑफ certain evidence, relevancy of certain evidence for proving in subsequent proceeding truth of facts therein stated। as it is है, कोई चेंज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसमें देर इज नो चेंज एज रिगार्ड्स दी कंसेप्ट, एज इट इज है। प्रोवाइजो में बस एक वर्ड ऐड किया है, जहां पर दैट लिखा था उसको एंड कर दिया, ठीक है। इसके अलावा और कोई चेंज नहीं आया इसमें। दैट इज ऑल दैट वी हैड टू डू टुडे। मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ाया है ये समझ आ जाएगा, आ गया होगा आपको, ठीक है। और दैट इज ऑल फॉर द डे that we had to do. I will start with the next section number 34 in the next class.